हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम्स समाप्त हो गए हैं और हम उसके एग्ज़ाम के पूछे गए क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के रियल प्रश्न हैं वो आपके सामने ले करके आए हैं। क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा ऑनलाइन हो रही है तो सभी प्रश्न हमारे पास तो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जितने भी प्रश्न हमें मिलते हैं उसके डिटेल एनालिसिस हम आपको देते हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी के इस एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले वीक में गौतम बुद्ध, सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। हर शिफ्ट में गौतम बुद्ध, सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक क्वेश्चन रह ही रहा था। तो वही चीज़ है, हम आगे भी इसी के लिए आपको बता रहे हैं कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, तो इसीलिए उसी तरह से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि हम आपको इतना डिटेल बता दें कि आपको दिक्कत ही ना हो। चलिए देखते आगे। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एसएससी जीडी सेकेंड शिफ्ट हिंदी और जीके के प्रश्न। तो यहाँ पे स्नूकर क्या है? तो स्नूकर क्या है? एक खेल है। स्नूकर आपको पता है कि गेंद होता है और उसे डंडे से हम किक करते हैं, ऐसा खेल है। इसके आपको पता होना चाहिए कि भारत के इसमें दो बहुत ही श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। एक तो पंकज आडवाणी, कई बार इन्होंने विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है, और दूसरे हैं गीत सेठी। याद रखें, हो सकता है कि इस बार स्नूकर पूछा, अगले बार खिलाड़ियों का नाम पूछने लगे, तो याद रखना है पंकज आडवाणी और गीत सेठी। अगला प्रश्न है कि बाबर के वर्ष 1526 से 1530 के समय को क्या कहा जाता है? तो इसकी तो जानकारी मुझे नहीं है क्या कहा जाता है, क्योंकि मुगल वंश में तीन ही ऐसे राजा हुए थे जिनके समय को स्वर्ण काल का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले अकबर हुए थे, जिसके समय को साहित्य कला का स्वर्ण काल कहा गया था। आप ये नोट कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिनों से कि मुगल काल से क्वेश्चन बन रहे हैं। आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी मुगल काल से क्वेश्चन पूछे गए थे और आज भी पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको आगे भी इस वीक में मुगल वंश के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो अकबर के शासनकाल को साहित्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता था, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था, और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता था। तो ये सब आप याद रखें, हो सकता है एग्जाम में बन जाए आपसे। वहीं अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर का जो जन्म है ये उज्बेकिस्तान में हुआ था 23 फरवरी 1483 ईस्वी को, 1483 ईस्वी को। और इसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। इसने 4 युद्ध लड़े थे, 1526, 1527, 1528 और 1529 में। और 1530 में क्या है, ये मर गया था। ये आपको पता होना चाहिए। इसी ने मुगल वंश की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो यह किस में है? 51 क में है। 51 क। मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको थोड़ी बातें बता दूं, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्य शुरू से संविधान का हिस्सा नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में। और मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ऐड किए गए थे। एक और बात आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 ही थे। और आपको अगर ये बात नहीं पता है कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो मैं बता दूं अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से शुरू में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य ही थे, और बाद में 2002 ईस्वी में, वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, और इसमें हमने 11वां अपना मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया। ये आपको पता है। और कभी कभार भाग पूछ लिया जाता है कि कौन से भाग में है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अगला है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम्ब होता है। एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम्ब होता है। अगर हम इसके सीजीएस मात्रक की बात करें तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में इसका शायद फेराडे होता है, फेराडे। और वहीं एक फेराडे का वैल्यू कितना होता है? तो 96,500 कूलॉम्ब। एक फेराडे बराबर 96,500 कूलॉम्ब होता है। तो ये आप याद रखें।
चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूतम के लेखक कालिदास। मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। नेक्स्ट है, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण हमारी आंखों से आंसू आते हैं? तो इसमें दो अम्ल का मिश्रण होता है। क्या होता है? एमिनो एसिड सल्फाक्साइड, ये एक ही नाम है, एमिनो एसिड सल्फाक्साइड और सल्फेनिक एसिड। और यही दोनों जब मिलते हैं तो इससे जो कड़क चीज निकलती है, यानी कि इससे जो दुर्गंध निकलती है, तो वो हमारे आंखों को जला देती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप प्याज काट रहे हैं तो अपने आसपास जहां पे आप बैठे वहां पे आप लैंप जला लें। तो उससे क्या होता है कि वो जो उसका गंध निकलता है, धुआं निकलता है प्याज काटते समय, वो आग की ओर चला जाता है और आपकी आंखों में वो नहीं चुभता है। चलिए आगे देखते हैं कि टमाटर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो ये लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण। इससे पहले भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं कुछ बता देता हूं, हो सकता है एग्जाम में बन जाए आपके। चुकंदर का लाल रंग आपने देखा होगा, चुकंदर, तो वो होता है विटामिन लवक के कारण, विटामिन लवक के कारण। वहीं अगर पपीते के पीले रंग की हम बात करें तो वो कैरिकेजेंथिन के कारण होता है, कैरिकेजेंथिन। प्याज में भी लाल रंग होता है, आपने देखा होगा प्याज का रंग लाल होता है, तो वो क्वेरसिटीन के कारण होता है, क्वेरसिटीन। हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमीन के कारण होता है, कुरकुमीन। और मिर्च का लाल रंग जो है वो कैप्सेनथीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेनथीन के कारण। तो याद रखें, आपको काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, 19 नवंबर को, याद रखें। अगर हम विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है ये 2001 में की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये बन रहे हैं क्योंकि अभी शौचालय पे भारत में काफ़ी जोर दिया जा रहा है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको थीम भी लिख के बताया है, व्हेन नेचर कॉल्स, व्हेन नेचर कॉल्स। ये 2018 में ये पूछा गया था, 2018 में ये रखा गया था। हर वर्ष का आपको पता ही है कि हर जो हम दिवस मनाते हैं उसके ऊपर एक थीम भी रख दिया जाता है, उसका विषय भी रखा जाता है। तो वर्ष 2018 का विषय था व्हेन नेचर कॉल्स। चलिए आगे देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन कि जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान तो आसान है, लेकिन अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है तो याद रखें कि आपको भी पीएच मान पूछ सकता है और अब थोड़ा टफ मिलेगा। जल तो आसान है, लगभग सबको याद है, तो मैं आपको कुछ बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, आप नोट कर लें। अगर अगला पीएच मान पूछा जाएगा तो इन्हीं सबसे पूछा जाएगा। मैं बताता हूं। सबसे पहले आप, एक तो जल हो गया, दूसरा एक समुद्री जल का पूछता है, ये हो गया सामान्य जल। अगर समुद्री जल का पूछेगा तो 8.4, 8.5 दोनों में से कुछ भी, आप 8.5 याद रखें, 8.5 आपको टिक करना है। वहीं अगर दूध का पूछ लिया जाए, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है, 6.4। सिरका आपने देखा होगा, सिरके का पीएच मान 3 होता है, पीएच मान होता है 3। रक्त का पीएच मान, हमारे खून का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, नींबू का। शराब जो पिया जाता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। हमारा जो मूत्र होता है, पेशाब, उसका पीएच मान 4.8 से 8.4 तक हो सकता है, क्योंकि वो चेंज होते रहता है। उसमें यूरिक एसिड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे घटती है, वो चेंज हो जाता है। आंसू जो हमारा निकलता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4, 7.4। और हमारे मुंह में जो लार होता है तो ये 6.5 से 7.5 तक हो सकता है। ये सब आपको इतने के बीच में से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर आगे आने वाले परीक्षा में ये पूछा जाता है। वहीं पीएच मान कभी कभी पूछ लेता है कि ये पीएच स्केल जो है इसकी खोज किसने की थी? तो ये सोरेनसन ने करी थी। किसने करी थी? सोरेनसन ने। और यहाँ पे आप जो मैं बता रहा हूँ 7, 3, 4, 2, तो ये होता क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि 7 अगर कोई चीज़ है तो उसका मतलब है उदासीन है वो, यानी कि वो ना अम्ल है ना क्षार है। पीएच मान से, पीएच स्केल से हम अम्लीय और क्षारीयता ज्ञात करते हैं। तो अगर कोई चीज़ 7 पे है तो वो बीच में है, ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। लेकिन अगर 7 से कम है वो, तो वो अम्लीय हो जाएगा, और अगर 7 से वो अधिक है तब वो क्षारीय हो जाएगा। ये आप याद रखें। चलिए अगला देखेंगे। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब और कहाँ खेला जाएगा? कब और कहाँ होगा? तो यह 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच 2020 में
टोक्यो जापान में खेला जाएगा। 2020 में टोक्यो जापान में खेला जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि 2020 में तो टोक्यो जापान में खेला जाएगा, लेकिन उससे अगला यानी कि 2024 में ये पेरिस में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? पेरिस में। और 2028 में ये लॉस एंजलिस में खेला जाएगा, लॉस एंजलिस में। ये सब चीज़ें याद रखें। इसके अलावा एक और ओलंपिक होता है जिसे हम कहते हैं विंटर ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। तो वो होना है 2022 में, बीजिंग में होगा। कहाँ पे होगा? बीजिंग में। इससे पहले पिछला जो विंटर ओलंपिक हुआ था वो प्योंगयांग में हुआ था, प्योंगयांग में, साउथ कोरिया में हुआ था वो। और पिछला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था वो 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए आगे देखेंगे। मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। शहर पूछा गया था वहां पे, राज्य नहीं। तो यह जैसलमेर में मनाया जाता है, राजस्थान के जैसलमेर में। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे, पहले गवर्नर, वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। यानी कि इससे पहले जो आरबीआई था वो सरकारी नहीं था, वो प्राइवेट संस्था थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 के बाद से ये हो गई सरकारी। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ से तो यहाँ तक आपके जीके के प्रश्न समाप्त हो गए। अब हिंदी के कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। क्वेश्चन है, वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बहुत सारे होते हैं, बारिश, बरसात, वृष्टि, मेघ, बहुत सारे होते हैं। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो इसके भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, कपड़ा, वसन, चीर, परिधान। याद रखें। नेक्स्ट है, दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका है पराजित करना या परास्त करना, पराजित करना या परास्त करना। वहीं कर्मठ का विलोम शब्द भी पूछा गया था, कर्मठ का विलोम शब्द भी पूछा गया था, तो ये होता है इसका आलसी। कर्मठ का विलोम शब्द होता है आलसी। इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे कि एक हो गया नाक कटना। नाक कटना का आपसे अर्थ पूछा गया था कि नाक कटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक कटाना, तो इज्जत गंवाना। नाक कटाना, नाक कट गई यानी कि इज्जत चली गई। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा गया था कि कानून व्यवस्था किससे ली गई है? कानून व्यवस्था किससे ली गई है? तो ये तो मुझे नहीं ध्यान था कि किससे ली गई है। अगर आपको पता चलता है तो आप इन क्वेश्चंस को याद कर लें। इसके अलावा पिछला वीडियो जो शिफ्ट 1 आया था उसमें हमने आपको बहुत सारे सोर्सेज बताए थे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिए गए, तो आप वो भी जरूर देखें, आपको निश्चय ही फायदा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि इस तरह के अच्छे आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल कोई और चैनल नहीं बताएगा, हमारे पास ही ऐसा आपको मिलता है। तो इसे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी जरूर सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आपको ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।